श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर लें। बगल में एक घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस समय हम लोग कुंडली देखना सीखो नामक जो श्रृंखला प्रारंभ कर चुके हैं, उस संदर्भ में कुंडली देखने की कला से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम ये देखना चाहते हैं कि जन्मांग में जो विविध भाव हैं उन भावों के कारक कौन कौन से ग्रह हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुंडली में जन्मांग में जो 12 भाव हैं उन 12 भावों में प्रत्येक भाव का एक स्थायी कारक होता है। कोई न कोई ग्रह उस भाव का स्थायी कारक होता है, परमानेंट कारक होता है। कहने का अभिप्राय कि किसी भी कुंडली का फलादेश करने में भावों का जो कारक होता है उनका विचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति आपसे आकर के अपनी समस्या को बताया तो उस समय ये सोचना पड़ता है कि इस समस्या का विचार हम किस भाव से करें अथवा इस समस्या का संबंध किस ग्रह से है। तो वह ग्रह जिस भाव से संबंधित होगा, जिस भाव का कारक होगा, उस भाव से संबंधित उस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढा जाएगा तो जल्दी से मिल जाएगा, उस समस्या का समाधान जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक ज्योतिषी को प्रत्येक भाव से संबंधित उसके स्थायी कारक ग्रह की जानकारी होना आवश्यक है। जब हम किसी भाव से संबंधित फल का वर्णन करते हैं तो सर्वप्रथम उस भाव के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव में बैठे हुए ग्रह पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं, साथ ही उस भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उन ग्रहों की स्थितियों पर हम ध्यान देते हैं। तत्पश्चात उस भाव के कारक पर भी ध्यान देना नितांत आवश्यक है। जब तक उस भाव के कारक पर हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम उस भाव से संबंधित फलादेश करने में पूरी तरह से सक्षम और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह परमावश्यक तथ्य है कि भावों के कारक को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो सर्वप्रथम जो यह प्रथम भाव है इसका कारक ग्रह है सूर्य। तो अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर प्रथम भाव से देना है तो प्रथम भाव से संबंधित विविध विषयों पर अध्ययन करते समय इसके कारक सूर्य देव की स्थिति पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति है, तृतीय भाव का कारक मंगल है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह हैं, पंचम भाव का कारक बृहस्पति है, षष्ठ भाव के कारक जो हैं 2 ग्रह हैं, शनि और मंगल, सप्तम भाव का कारक शुक्र है, अष्टम भाव का कारक शनि है,
नवम भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रह हैं। दशम भाव के कारक 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। एकादश भाव के कारक बृहस्पति देव माने गए हैं और द्वादश भाव के कारक शनि देव को माना गया है। तो इस तथ्य को भी अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, याद कर लेना है कि जिससे भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे आप विधिवत जान लीजिए, विधिवत याद कर लीजिए, कहीं पर आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली आवश्यकता ये पड़ेगी कि अगर आप प्रथम भाव से संबंधित किसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति के स्वरूप पर अगर आप चर्चा करने जा रहे हैं, तो वो प्रथम भाव से उसकी चर्चा होगी। तो उस समय आपको प्रथम भाव के स्वामी पर दृष्टि डालनी होगी। प्रथम भाव में विराजमान जितने ग्रह हैं उन पर आपको विचार करना होगा। प्रथम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन पर आपको विचार करना होगा और इन सब से ज़्यादा आपको सूर्य पर विचार करना होगा कि उस समय जन्मांग में सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा प्रथम भाव का फल। इसी प्रकार से अगर आप द्वितीय भाव के फल का विवेचन कर रहे हैं तो उस समय अन्य तथ्यों के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। यदि आप बृहस्पति की स्थिति पर नहीं गौर करेंगे तो आपका फलादेश सटीक नहीं उतरेगा। इसी प्रकार से तृतीय भाव से संबंधित अगर कोई आप फलादेश कर रहे हैं तो अन्य तथ्यों के साथ साथ मंगल पर भी आपको ध्यान देना होगा कि मंगल किस पोजीशन में है, कहाँ है, कैसी स्थिति में है। उसी प्रकार से अगर आप चतुर्थ भाव से संबंधित कोई विचार कर रहे हैं तो वहाँ पर चंद्रमा और बुध पर भी आपको दृष्टिपात करना होगा, विचार करना होगा। पंचम भाव से संबंधित यानी पुत्र, संतान, विद्या आदि पर अगर चर्चा आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बृहस्पति की स्थिति का भी ध्यान देना होगा। अगर षष्ठ भाव से संबंधित यानी रोग, ऋण, शत्रु आदि पर कोई चर्चा कर रहे हैं तो आपको शनि और मंगल की स्थिति पर भी गौर करना होगा। सप्तम भाव की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो शुक्र पर ध्यान देना होगा। अष्टम भाव से संबंधित अगर विचार कर रहे हैं तो शनि की स्थिति पर भी आपको ध्यान देना होगा। नवम भाव से संबंधित यानी भाग्य से संबंधित अगर किसी विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं फलादेश कर रहे हैं, तो सूर्य और बृहस्पति पर भी आपको दृष्टिपात करना होगा, इनके ऊपर भी आपको विचार करना होगा। अगर आप दशम भाव पर विचार कर रहे हैं तो वहाँ पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि चारों ग्रहों पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि ये चारों ग्रह इस भाव के स्थायी कारक हैं, परमानेंट कारक हैं। इसी प्रकार से अगर एकादश भाव से संबंधित कोई चर्चा आप करने जा रहे हैं तो आपको अन्य तथ्यों के साथ साथ बृहस्पति पर भी दृष्टिपात करना होगा। अगर आप द्वादश भाव से संबंधित फलादेश कर रहे हैं तो वहाँ पर अन्य विषयों के अतिरिक्त यानी उससे संबद्ध जो ग्रह हैं उनसे के अतिरिक्त शनि पर भी आपको विचार करना होगा। कारण ये सारे ग्रह जो हैं विभिन्न भावों के स्थायी कारक हैं और इन कारकों का फलादेश के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आप इन कारकों पर नहीं ध्यान देंगे तो आपका फलादेश सटीक नहीं बैठ सकेगा। तो सटीक फलादेश के लिए
कारक पर भी विचार करना नितांत आवश्यक है। तो मित्रों, इस अंक में यहीं तक हम चर्चा कर रहे हैं। अगले अंक में पुनः एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।